नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूं। तो आज का जो सवाल है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से। इसका पहला चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। तो शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है द स्ट्रेस इन अ स्टील रॉड of circular cross section having a length L subjected to a tensile load P and tapering uniformly from a diameter D1 at one end to a diameter D2 at other end is given by। इन्होंने कहा है कि एक सर्कुलर रॉड है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एक रॉड है जो टेपर्ड है इस प्रकार से, ठीक। तो इन्होंने कहा है उसकी लेंथ L है, L लेंथ की है, सब्जेक्ट टू टेंसाइल लोड P, P टेंसाइल लोड से सब्जेक्टेड है, ठीक। उसका जो डायमीटर, एक डायमीटर क्या है D1 है और जो दूसरा डायमीटर है वो D2 है। तो इन्होंने कहा इसका स्ट्रेच मतलब डेल्टा है, डेल्टा मतलब इसमें जो एलोंगेशन है वो क्या, उसके एलोंगेशन का फार्मूला इन्होंने पूछा है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सिंपल एलोंगेशन का फार्मूला निकाल लेते हैं। देखिए हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन, ठीक। और सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक। तो हम जानते हैं क्या हो जाता है, सिग्मा मतलब क्या होता है लोड अपॉन एरिया, तो पी अपॉन ए इक्वल टू ई, एप्सिलॉन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ एल। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा की वैल्यू हो जाती है पी एल अपॉन ए ई, ठीक। ये सिंपल रॉड के लिए एक फार्मूला है, ठीक। या कोई जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट है, ठीक। तो इस प्रकार से इलास्टिसिटी भी कांस्टेंट है तब, तो इसलिए जो एलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है पी एल अपॉन ए ई होता है। ये क्या है एक सिंपल रॉड के लिए जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है थ्रू आउट सेम है, ठीक। अब देखिए अगर टेपर रॉड है और सर्कुलर है, टेपर और सर्कुलर रोड है, उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में जो फार्मूला होता है एलोंगेशन का वो इक्वल टू होता है पी एल अब पी क्योंकि सेम है एल लेंथ, ए की जहाँ पे हम देखिए ई आपका पी एल अपॉन ई सेम रहेगा। ए यहाँ पे देखिए जो टेपर्ड रॉड है, जब रॉड क्या होती है टेपर होती है तो उसका क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूसली क्या होता है चेंज होता है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है उससे कम होते होते ठीक कम होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं एरिया के जहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो एरिया लेंगे टेपर्ड रॉड के लिए वो हो जाएगा पाई/4 डी स्क्वायर। एक अगर मीन डायमीटर डी स्क्वायर होता लेकिन अगर टेपर है तो हो जाता है D1 इंटू D2 हो जाता है। तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा पाई D1 D2/4 जो क्या ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो टेपर रॉड सर्कुलर रॉड के लिए जो एलोंगेशन का फार्मूला होता है वो हो जाता है आपका 4PL अपॉन पाई D1 इंटू D2 इंटू ई हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा P4PL पाई ई D1 इंटू D2, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द टोटल एक्सटेंशन ऑफ ए बार लोडेड एज शोन इन द फिगर। ए एरिया दिया है और ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है। तो उन्होंने टोटल एक्सटेंशन पूछा है, इस बार का टोटल एक्सटेंशन मतलब डेल्टा कितना होगा टोटल, ठीक। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें 3 पार्ट दिए हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। तीनों का एक्सटेंशन निकाल लीजिए और फिर उनको जोड़ लीजिए। तो देखिए हम जानते हैं एक्सटेंशन का फार्मूला क्या होता है पी एल अपॉन ए ई। देखिए पी एल अपॉन ए ई। तो देखिए यहाँ पे लोड क्या है सबका अलग अलग है तो पी सबका अलग हो जाएगा। एल क्या है लेंथ सबकी सेम है, देखिए लेंथ क्या है सबकी सेम है तो एल सेम हो जाता है, एल कॉमन ले लीजिए। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी सबका सेम है तो ए बाहर ले लीजिए। इलास्टिक कांस्टेंट भी सबका सेम दिया तो ई दिया है तो अंदर हो जाएगा सिर्फ पी शेष बचेगा, तीनों के लिए पी अलग अलग हो जाएगा तो हो जाएगा P1 + P2 + P3। तो ये हम लोग का फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो ये जाएगा मतलब L अपॉन ए P1 + P2 + P3। अब यहाँ पे मेन जो आपको सीखना है वो यही सीखना है कि हर क्रॉस सेक्शन मतलब हर जो सेगमेंट है बार का उसके लिए अलग अलग लोड की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो उसको निकालने के लिए सीधा सीधा देखिए किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठ जाइए, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते। तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये, ठीक। और पहला पार्ट क्या है 10 टन है
तो हो जाएगा 10 टन। ठीक, अब देखिए इस क्रॉस सेक्शन पर आप बैठ जाइए, तो देखिए सीधा सीधा समझिए कि इसके क्रॉस सेक्शन को ना लेते हुए उसकी किसी एक तरफ जो लोड है, जो उस क्रॉस सेक्शन का लोड है उसको छोड़ के, तो इसकी इस तरफ लोड क्या है 10 टन का है, तो इसको यहाँ पे 10 टन लिख दिया। अब यहाँ इस क्रॉस सेक्शन में बैठेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन में बैठेंगे तो देखिए यहाँ पे जो लोड होगा वही इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन में बैठेंगे तो अब उस क्रॉस सेक्शन के लोड को लेते हुए लिखना है, तो 10 टन का इधर है, 3 टन का इधर, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 7 टन हो जाएगा, तो ये जाएगा 7 टन। ठीक, अब इसी तरह तो जितना लोड इस पे इस तरफ लगेगा उतना टन उसी बैलेंस करने के 60 टन दूसरी तरफ भी लगेगा। अब तीसरे क्रॉस सेक्शन में यहाँ बैठ जाइए, तो देखिए 10 टन का इधर है, 3 टन का इधर है और 2 टन का इधर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 10 - 3 मतलब 7 + 2 मतलब 9, तो इसका क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 टन का हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 9 10 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए P1 की वैल्यू हो जाएगी 10 टन, सेकंड पार्ट के लिए P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 टन, और थर्ड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा 9 टन। ठीक, मतलब सीधे सीधे आपको समझना है, जिस मतलब जिस सेगमेंट का निकालना है उस सेगमेंट में बैठ जाइए और उसकी किसी एक तरफ के लोड को बैलेंस कर लीजिए, और उसका जो रिजल्टेंट निकले वही उस पार्ट में लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी। तो अब सीधे सीधे निकाल लेते हैं हम लोग, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व हम जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया, ये इसका लेंथ अपॉन AE। ठीक, तो लेंथ की वैल्यू कितनी दी है, लेंथ की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है। ठीक, तो सीधे ये लिख दीजिए 10 mm में दिया है, AE और E की वैल्यू इन्होंने नहीं दी रखी तो ऐसे लिख दिए। P1 की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी थी 10 टन, प्लस P2, तो इस पार्ट के लिए जो वैल्यू निकाली थी P की वो कितनी थी 7 थी, और जो तीसरा पार्ट है इस पार्ट के लिए वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी 9 थी। सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 10 7 17 17 9 26, तो टोटल क्या हो जाएगा 26 × 10 अपॉन AE। तो इसका टोटल एलोंगेशन कितना हो गया 26 × 10 अपॉन AE। तो आंसर क्या हो गया 26 × 10 अपॉन AE, तो आंसर हम लोग का B। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर ए कंपोजिट बार यूजिंग अ बार एनक्लोज्ड इनसाइड ए ट्यूब ऑफ अनदर मटेरियल, इन मतलब एक कंपोजिट बार है कंसिस्टिंग ऑफ बार इनक्लोज्ड इनसाइड अनदर मटेरियल, मतलब एक इस प्रकार से बार है। ठीक, उसकी कुछ थिकनेस होगी, ठीक, क्रॉस सेक्शनल है सर, तो उसके अंदर एक दूसरी बार है, मतलब एक मटेरियल ये है आपका और दूसरा मटेरियल आपका ये है। ठीक, इनक्लोज्ड इन द अनदर सेक्शन। ठीक, लोड वाशर ये हो गया। When compared under load W as a whole through rigid plate at end of the bar, the equation of the compatibility is given by suffix 1 for and 2 refer to bar and tube respectively। इन्होंने कहा है, देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन समझिए कि ये एक दो रिजिड प्लेट है और इसके बीच में बार इस प्रकार से लगी हुई हैं। ठीक, एक बाहर लगी हुई है और उसके अंदर दूसरी कंसेंट्रिक बार लगी हुई है। ठीक, तो इस तरह से मतलब ऐसे समझिएगा कि हम उसका साइड व्यू देखें तो इस प्रकार से एक मटेरियल की बार इस तरफ है, दूसरे मटेरियल की बार इसके अंदर है। तो इन्होंने कहा है कि इनमें कहते हैं कौन कौन से फार्मूले काम आएंगे। हमने इस रिजिड बार पर जो है टोटल लोड W लगा रखा है। तो देखिए इसे कहते हैं कंपोजिट। जब भी कंपोजिट सवाल क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जिसमें टोटल वेट W है, जो टोटल वेट W है तो वो कितना होगा, वो उतना होगा कि जो पहली बार ने बियर किया है मतलब W1, दूसरी बार जो बियर कर रही है वो W2, मतलब पहली रॉड अगर W1 वेट बियर कर रही है और दूसरी बार W2 वेट बियर कर रही है तो दोनों का जो टोटल होगा वही उस लोड को कंपनसेट कर पाएगा। ठीक, तो पहला तो ये सही कथन होना चाहिए। दूसरा, अब क्योंकि दोनों रिजिड बार से फिक्स हैं किनारे किनारे, तो जो पहली बार में जो पहली रॉड या पहली बार में जो एलोंगेशन होगा उसको अगर हम Δ1 कहें और दूसरी रॉड में जो एलोंगेशन होगा जिसे हम Δ2 कहें वो दोनों इक्वल होगा। ठीक, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो रिजिड प्लेट क्या है, बीच से जहाँ जगह मान लीजिए अंदर वाले का एलोंगेशन कम होगा तो ये बीच में दब जाएगी। ठीक, इसीलिए दोनों ये अगर रिजिड बार से दोनों फिक्स हैं तो दोनों का एलोंगेशन क्या
होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो इक्वल होगा एलोंगेशन, तो हम जानते हैं कि पी एल एलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई होता है। क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। ठीक, तो देखिए, तो पहली बार के लिए मतलब डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 होना चाहिए। तो पी एल, तो पी मतलब इसके लिए W1, एल एल दोनों का सेम है, अपॉन ए ई, ए एरिया क्या अलग अलग है तो A1, E1 मटेरियल भी अलग अगर हो सकता है तो E1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, W2 एल, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम था, क्योंकि दोनों रिजिड प्लेट से फिक्स थी ना, इसलिए एल सेम था, अपॉन A2 E। ठीक, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा W1 अपॉन A1 E1 इक्वल टू W2 अपॉन A2 E2। तो ये कथन भी सही होना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने यही सवाल को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि देखिए, पहले जो स्ट्रेन 1 है, मतलब निम्नलिखित में से द इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी इज गिवन बाय सफिक्स W1 प्लस W2 इक्वल टू W। ठीक, इन्होंने देखिए यहाँ पे ठीक, तो पहला तो सही होना चाहिए सी। देखिए, पहला इन्होंने कहा कि W1 और W2 इक्वल टू W, ये चल का नहीं रहा। ठीक, ये देखिए, ये कथन सही है। ठीक, उसके अलावा W1 प्लस W2 कांस्टेंट एक सही नहीं है, और तीसरा दिया है W1, यही हम लोग ने अभी डिराइव किया तो ये सही है। चौथा क्या है, देखिए E2 E1 चेंज है तो ये चेंज नहीं है। अब देखिए, ये जो पहला है W1 प्लस W2 इक्वल टू W, ये सही तो है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, फॉर ए कंपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब लोड W एस अ होल थ्रू द रीड बॉडी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका जो W1 W2 क्या है, उस रेशियो में बटा हुआ है। ठीक, तो ये इन्होंने का जब तक रेशियो नहीं पता चले तब तक हम इस कथन को भी सही नहीं कह सकते। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर सी होगा। ठीक, जब W1 प्लस W2 जो होता है वो सही तो होता है, लेकिन इस कथन को, इस सवाल के अनुसार ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। A taper bar diameter of end section being D1 and D2 and a bar of uniform cross section subjected to same axial force. Both bar will have the same extension if D is equal to। ठीक, इन्होंने कहा है कि, देखिए उन्होंने सवाल दिया है कि एक टेपरिंग बार है। ठीक, उसके एंड सेक्शन D1 D2 है, 4 बार। ठीक, और एक दूसरा बार है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन D की है। तो देखिए, टेपरिंग बार के लिए एलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, उसके लिए एलोंगेशन का फार्मूला होता है, मान लीजिए इसको D1 कहिए, पी एल अपॉन ए, पी दोनों के लिए सेम है तो पी एल भी दोनों के लिए सेम है। ए क्या हो जाएगा, ए की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, पाई D1 D2 अपॉन 4 लिखते हैं, है ना, एरिया के, इंटू ई। तो ये किसके लिए, टेपर रॉड के लिए। और अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड है तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, पी एल अपॉन ए ही लिखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि दोनों का एलोंगेशन सेम है, दोनों क्या है, एलोंगेशन सेम, मतलब डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 है, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो पी से एल से कट गया, पी एल से कट गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये पाई D1 D2 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई पाई D1 D2 डिवाइडेड बाई 4। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता तो ए की वैल्यू क्या होती, तब ए की वैल्यू होती पाई D² डिवाइडेड बाई 4 होता। तो पाई बाई 4 कट गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट D1 D2, क्या आ गई, अंडर रूट D1 D2। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, D1 D2। सीधे सीधे उन्होंने जो पूछा था वो ये पूछा था कि अगर हम किसी टेपर रॉड को जिसका एक्सटेंशन सेम रखना है किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड को, तो दोनों के डायमीटर में संबंध क्या होना चाहिए, तो ये संबंध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि स्ट्रेट बार इज फिक्स एट एजेस ए एंड बी, ए और बी पे एक स्ट्रेट बार फिक्स है। ठीक, एंड द इलास्टिक मॉडुलस इज ई, इलास्टिक मॉडुलस ई है, क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक, इफ़ द लोड P इक्वल टू 120 न्यूटन, ये देखिए ये जो लोड लगा हुआ है 120 न्यूटन दिया है, एक्टिंग एट C। द रिएक्शन एंड द एंड इज, यहाँ पर रिएक्शन A और B पे पूछा है। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने A पे जो रिएक्शन है उसको A मान लिया, यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको RA मान लिया, और यहाँ पे जो रिएक्शन है इसको क्या मान लिया, RB मान लिया। ठीक, इस पे RA मान लिया, इसको RB मान लिया। ठीक, तो अब इसको हम लोग को दोनों का रिएक्शन निकालना है।
देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ से हमने एक यहाँ से क्रॉस बना लिया। अब देखिए इनका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये इक्वल टू यहाँ आर ए हो जाएगा और यहाँ पे आर ए हो जाएगा। ठीक, दूसरा इसका बनाएंगे तो जाएगा देखिए हमने बताया था इस क्रॉस सेक्शन में बैठ के देखना है, तो आर ए इधर है, पी 120 न्यूटन इधर है, तो मान जो भी इसका रिलेशनशिप हो तो जाएगा 120 माइनस आर ए। ठीक, उतना ही लोड यहाँ भी होना चाहिए 1 ये कितना है आर बी के बराबर है। देखिए स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो सीधे सीधे समझिए कि 120 माइनस आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बी हो जाएगा। यह हम लोग का एक रिलेशनशिप बन गया। आर ए को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा हम लोग का आर ए प्लस आर बी बराबर 120। क्या बन जाएगा आर ए प्लस आर बी बराबर 120। तो एक रिलेशनशिप बन गया आर ए प्लस आर बी बराबर 120 है। अब इसके बाद उन्होंने पूछा क्या है, सीधे सीधे किए, तो हमारा बन गया रिलेशनशिप आर ए प्लस आर बी बराबर 120। दूसरा इन्होंने कहा है कि देखिए क्योंकि ये दोनों एंड पे फिक्स हैं इसीलिए इसका जो डेल्टा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किसी प्रकार का इसमें एलोंगेशन नहीं होगा। तो दोनों के लिए टोटल एलोंगेशन निकाल लेते हैं, तो क्या होता है पी एल अपॉन ए ई। तो पहले के लिए पी एल क्या है आर ए है, पी एल इसके लिए कितना है यल है, अपॉन ए ई कितना है ए क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम है, और ई कितना है ई भी दोनों के लिए सेम है, प्लस पी दोनों दूसरे के लिए पी की वैल्यू कितनी है आर बी इंटू लेंथ कितना है उसके लिए 2l है, अपॉन ए दोनों के लिए सेम है, और इक्वल टू ये दोनों क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाने चाहिए। तो देखिए ए सेम है, यल सेम है, तो मतलब हम लोग का जो फॉर रिलेशनशिप बन गया वो बन गया आर ए प्लस 2RB इक्वल टू 0। तो पहला रिलेशनशिप हमारा क्या बना, पहला रिलेशनशिप बना आर ए प्लस आर बी बराबर 120, और दूसरा रिलेशनशिप हमारा क्या बना था, दूसरा रिलेशनशिप हमारा बना था कि आर ए माइनस 2RB आर ए प्लस 2RB ना इक्वल टू 0। ठीक, ये बना था। ठीक, अब इन्हीं दोनों रिलेशनशिप को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों का हम सॉल्व कर लेंगे तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 80 न्यूटन, और आर बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर बी की वैल्यू अपनी हो जाएगी 40 न्यूटन। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा 80 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, 80 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक, समझ पाए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बार ऑफ लेंथ एल टेपर्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए डायमीटर 0.01 d one end to the 0.09 d at the other end. The elongation due to axial pull is computed using mean diameter d. What is the approximate error in computed elongation? देखिए इन्होंने कहा कि एक टेपर बार है जिसका एक तरफ डायमीटर कितना है 0.1 d है और दूसरी तरफ जो डायमीटर है 0.9 d है, लेकिन इन्होंने जब एलोंगेशन कैलकुलेट करना था तब उन्होंने मीन डायमीटर d को लेकर के कैलकुलेशन कर दिया। तब बताइए कि कैलकुलेशन में कितनी एरर है। तो देखिए अगर हम लोग एक्चुअल में जो इसका एलोंगेशन होता मतलब जो टेपर बार का एक्चुअल में एलोंगेशन होता डेल्टा 1 वो इक्वल टू क्या होता 4 पी की वैल्यू क्या है जो भी हो मान लीजिए पी यल अपॉन क्या होता D1 D2 इंटू ए ई होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिफॉर्म मान के कर दिया, तो इन्होंने जो निकाला है एलोंगेशन डेल्टा 2 वो क्या है पी यल अपॉन ए ई। की जहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे ए की जहाँ पे इन्होंने रख रखा है π/4 d² रख रखा है। क्या रख रखा है π/4 d², तो π/4 ऊपर चला गया d² रख रखा है। ठीक, तो ये इन्होंने रख रखा है। तो देखिए
तो हमको निकालना कि एरर क्या है। तो एरर जो होता है, एरर मतलब जो होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। ठीक, तो देखिए एक्चुअल वैल्यू मतलब यहाँ मतलब सीधे सीधे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1, इस फार्मूले में हम लोग को इसको रखना है। तो देखिए जब हम रखेंगे तो 4PL कॉमन है तो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, E कॉमन है, ठीक, यहाँ पे A नहीं होगा, ठीक, ये भी E भी कॉमन हो जाएगा। तो देखिए तो डेल्टा वन की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ D1 की वैल्यू कितनी दी है, D1 मतलब जो कैपिटल है, तो D1 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, D1 की वैल्यू इन्होंने 1.1D, और D2 की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने वो कितनी दे रखी है 0.9D। ठीक, तो अब इसको हम लोग रख लेंगे सवाल पे, तो सवाल पे रखेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हम लोग का एरर का, हमारे को एरर कितनी आ जाएगी, एरर आ जाएगी। देखिए पहले हम लोग एक्चुअल वाले में रखेंगे तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा आपका P डिवाइडेड बाई L, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4PL अपॉन A ना, ए, तो यहाँ PL, देखिए PL तो सेम ही है, E भी सेम है, तो वह एरिया लेना है, तो D1 क्या है 1.1D इंटू 0.9D, ठीक, माइनस 1 अपॉन D² मतलब D² डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1.1D इंटू 0.9D। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए D² से कॉमन है, D² कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक, तो ये जाएगा आपका 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1.1, ठीक, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये जो आ जाएगा लगभग ये आ जाएगा 0.01, मतलब जो आंसर आ जाएगा आपका लगभग 1%। तो एरर जो है कितनी हो जाएगी, एरर आपकी हो जाएगी 1%। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। A solid uniform metal bar of diameter D and length L is hanging vertically from its upper end. The elongation of the bar due to self weight. ठीक, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या देखना है कि उसका जो सेल्फ वेट के कारण जो मतलब जो एलोंगेशन है वो कितना है। ठीक, तो देखिए सीधा सीधा इसका आंसर है कि जब सेल्फ वेट के जो कारण जो एलोंगेशन होता है बार का, उसका फार्मूला होता है रो L² अपॉन 2E। ठीक, जहाँ पे L का रो क्या है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बार, L क्या है लेंथ ऑफ द बार, 2E इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक, तो ये फार्मूला है। तो इन्होंने कहा है कि नंबर यहाँ पर लिख दीजिए फार्मूला ρL² अपॉन 2E, ये एलोंगेशन का फार्मूला है। तो इन्होंने कहा प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D²। तो प्रोपोर्शनल टू L नहीं L² होता, तो पहला ही कथन गलत है। दूसरा प्रोपोर्शनल टू L², ये बात सही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D², तो D² इसमें है नहीं है, तो ये भी गलत है। प्रोपोर्शनल टू L, यही गलत हो गया क्योंकि L² का प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल टू L बट इंडिपेंडेंट ऑफ D, हाँ, तो ये कथन सही है। तो सीधे सीधे से समझिए कि अगर हैंगिंग बार है, कोई लटकती हुई बार है, उसका सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू L² होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ D, मतलब उसके डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है। सीधा सीधा फार्मूला आपको याद रखना है ρL² अपॉन 2E। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द टोटल एलोंगेशन ऑफ अ बार लेंथ L which is constant cross section A and modulus of elasticity E hanging vertically and subjected to its own weight। इन्होंने देखी सीधे सीधे अभी जो हमने कहा था कि जो एलोंगेशन का फार्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, वो निकाला था ρL² अपॉन 2E निकाला था ना। तो उसी को इन्होंने देखिए दूसरे फॉर्म में पूछा है कि वेट जो है W होगा, तो अगर क्या है तो यही जो एलोंगेशन हैंगिंग बार का जो एलोंगेशन होता है वही अगर हम लोग उसके वेट के रूप में निकालना चाहें तो ये इक्वल टू हो जाता है, यही चीज़ इक्वल टू हो जाती है WL अपॉन
2AE हो जाती है। क्या हो जाती है? WL/2AE। ठीक, देखिए समझिए कैसे हो जाती है, बहुत सरल है। देखिए रो इंटू यल है, अपॉन यल कर दीजिए अपॉन 2E, तो डबल यल। देखिए तो रो इंटू ए, अगर हम लोग ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ए का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो रो इंटू ए इंटू यल, देखिए तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आपका बन जाएगा टोटल उसका वेट या उसका टोटल मास हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने रख दिया है, इसमें रख देंगे, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने W रख दिया इसकी जगह पे, तो ये हमारा बन गया WL/2AE। ये हम लोग का फार्मूला बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फार्मूला याद रख लीजिए कि WL/2AE, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? WL/2AE। तो दो फार्मूले आपको याद करने हैं, एक याद करना है ρL²/2E, और दूसरा फार्मूला याद रखना है WL/2AE, सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन होता है बार का वो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन एज इन द फिगर, नीचे एक फिगर दिया हुआ है, उसमें एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक, इन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द स्टेप्ड स्टील बार ABC इज लोडेड बाय लोड P से लोड किया गया है। द मटेरियल हैज यंग्स मॉडुलस ऑफ E, मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है वो E दिया हुआ है 200 गीगापास्कल, एंड टू पोर्शन AB एंड BC आर क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड P का मान हमको निकालना है, P की वैल्यू इन्होंने पूछी है। ठीक, P की वैल्यू पूछी है, हैव द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन P। ठीक, टू फिल अप द गैप ऑफ 0.75 mm, यहाँ ये जो गैप है ये 0.75 mm गैप को कंप्लीट करने का मतलब P का कितना मान हो, मतलब P का बल कितना बल लगाया जाए कि रॉड बढ़ करके उस 0.75 mm के रेशियो के स्थान को भर दे। तो सीधे सीधे समझिए कि इसमें जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0.75 mm दी रखी है। तो देखिए अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी स्टेप्ड बार दिया हो या किसी प्रकार की बार दिया हो तो उसमें उसके लिए क्या फार्मूला होता है डेल्टा को, उसके लिए डेल्टा का फार्मूला होता है P1L1/A1E1 प्लस P2L2/A2 और E2। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने E की वैल्यू कितनी दे रखी है, दोनों के देखो, दोनों पार्ट के लिए E की वैल्यू मतलब E1 इक्वल टू E2, दोनों इन्होंने कितना दे रखा है 200 गीगापास्कल GPa। ठीक, 2 गीगापास्कल दे रखा है। ओके, और P दोनों के लिए देखिए सेम है, क्योंकि उन्होंने देखिए दूसरी तरफ क्या है, किसी प्रकार का लोड नहीं है, तो इसी P से हम लोग इसको खींच रहे हैं। तो दोनों के लिए P का मान मतलब P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P होगा। ठीक, ओके। अब यल देखिए एक मीटर, दोनों के लिए देखिए 1 मीटर दिया हुआ यल, तो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू 1 मीटर दे रखा है। ठीक, इसके बाद A देखिए P हो गया, L हो गया, A की वैल्यू दे रखी है पहले वाले की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, दूसरे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, और डेल्टा की वैल्यू 0.75 दे रखी है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग इसमें रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे मुख्य चीज़ जो आपको सीखनी है वो यही सीखनी है कि जब रखेंगे तो सबका डाटा, यानी जो डाटा होगा उसको किसी एक यूनिट में रखना है। जैसे GPa है, GPa तो इसको क्या करेंगे तो हो जाएगा 210⁹। ठीक, GPa तो ये 9 ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर में, या ये लिख सकते हैं 210⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक, एक MPa बराबर होता है 1 न्यूटन और mm स्क्वायर। ठीक, उसमें रख सकते हैं, तो उसमें रखिएगा। और क्रॉस सेक्शन जो दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया है, और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वो दिया है, उनको भी बदल लीजिए, किसमें mm स्क्वायर में बदल लीजिएगा। अगर GPa में रख रहे हैं MPa में तो mm स्क्वायर बदल लीजिएगा, और अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रख रहे हैं तो उसको बदल लीजिएगा, किसमें, उसको बदल लीजिएगा मीटर स्क्वायर में बदल लीजिएगा, फिर उसको रख लीजिएगा, तो आपका आंसर P की वैल्यू आ जाएगी। तो P की वैल्यू, इसमें P की जो वैल्यू आ जाएगी
वो हो जाएगी आपकी 10 किलो न्यूटन। किसमें हो जाएगी 10 किलो न्यूटन। तो आंसर का हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.5। पॉइजन रेशियो को म्यू से दर्शाते हैं, कई जगह पे दूसरे से वर्डों से भी दर्शाते हैं, हम म्यू से दर्शाते हैं। तो म्यू की वैल्यू ने 0.5 दे रखी है। देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज, ठीक, 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस, 4 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस इक्वल टू शियर मॉडुलस इनडिटरमिनेंट। देखिए यहाँ पे जो आपको सीखना है वो ये सीखना है सबसे पहले कि आपका पॉइजन रेशियो होता क्या है। तो पॉइजन रेशियो इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, पॉइजन रेशियो म्यू इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब देखिए जैसे अगर हम ये लोड है, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लोड लगाएंगे तो जो हम, ठीक, तो जो हमको एलोंगेशन मिलेगा तो इससे क्या है, इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी इस बार की, लेकिन इसका डायमीटर कुछ घट जाएगा। ठीक, तो जब इसका डायमीटर घट जाता है तो देखिए ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, जो इसका डायमीटर घट गया ये क्या है, इसकी लेटरल स्ट्रेन है। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या कहलाता है, उसका कहलाता है वॉल्यूम, इसको कहते हैं पॉइजन रेशियो कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू इन्होंने, पॉइजन रेशियो की वैल्यू म्यू है, ठीक, इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, और शियर मॉडुलस जी है। ठीक, शियर मॉडुलस जी या क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं जिसको, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू के है। तो देखिए आपको कुछ रिलेशनशिप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जो जो रिलेशनशिप आपको याद करनी है, सबसे पहले आपको रिलेशनशिप याद करनी है कि 9/E इक्वल टू होता है 1/K प्लस 3/G। ये रिलेशनशिप होता है 9/E, 9/E बराबर 1/K इक्वल टू 3/G। ठीक, प्लस दोनों का, तो ये रिलेशनशिप याद कर लिए, ई के और जी का रिलेशनशिप है। इसको याद करने का तरीका कैसे याद कर सकते हैं, इसको लिखिए 9 कह दीजिए नैनी। ठीक, 1K मतलब अकेली, एक के से अकेली। ठीक, और 3G मतलब 3G, तो नैनी अकेली 3G। तो नैनी अकेली 3G अगर आप याद रखेंगे तो 9E इक्वल टू 1/K प्लस 3/G। ठीक, तो इस फार्मूले से आप याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो दूसरा रिलेशनशिप आपको याद रखना है, वो याद रखना है E इक्वल टू होता है 2G1 प्लस म्यू होता है। ठीक, और अगला जो फार्मूला होता है E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू होता है। अगर आप इन तीनों रिलेशनशिप को याद रखे हैं तो इन्हीं से आपका ये अन्य रिलेशनशिप भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, अगर हम दोनों को इक्वल रख दें, मतलब E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू और इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, इन दोनों का हम लोग इक्वल रख लें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों E है तो हो जाएगा 3K1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। दोनों को इक्वल रख देंगे तो जो हम लोग की म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो इक्वल टू जाएगी 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाय 6K प्लस 2G। ठीक, तो इस देखिए म्यू की वैल्यू भी आ गई। कभी कभी एग्ज़ाम में ये वाला फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आपको ये सब फार्मूले याद रखने हैं, तो इससे सवाल को हम लोग सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या पूछा है, इफ़ पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज़ 0.5 देन इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज़। तो देखिए म्यू की वैल्यू इन्होंने 0.5 दे रखी है, और इन्होंने पूछा इलास्टिक मॉडुलस मतलब E और शियर मॉडुलस मतलब G, दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो हम जानते हैं E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू होता है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2G1 प्लस म्यू मतलब 1 प्लस 0.5। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1.5 प्लस 2 इक्वल टू 3G। ठीक, तो इलास्टिक मॉडुलस इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर ए लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे आपको इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, उसके लिए उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए आप याद कर लीजिए कि किस मटेरियल के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए अगर मटेरियल आइसोट्रॉपिक है, मतलब मटेरियल कैसा है, अगर मटेरियल आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक मतलब मटेरियल होता है जिसकी सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज सेम होती है। एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज जैसी होगी वैसी वाई डायरेक्शन में होगी, उसी प्रकार से जेड डायरेक्शन में भी होगी। अगर सभी डायरेक्शन में क्या है मटेरियल की प्रॉपर्टीज सेम है और मतलब मटेरियल तो मटेरियल क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो अगर कोई मटेरियल आइसोट्रॉपिक भी हो साथ में होमोजीनियस भी हो, होमोजीनियस मतलब होता है उसकी जो संरचना है थ्रू आउट पूरे मटेरियल की संरचना एक जैसी ही है, तब हम उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। तो अगर कोई मटेरियल इलास्टिक भी है साथ में होमोजीनियस भी है तो उसके लिए जो इलास्टिक कांस्टेंट के इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की जो संख्या होती है वो होती है 2। ठीक, मतलब मटेरियल क्या है, आइसोट्रॉपिक है तो उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, उसके लिए इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बाकी भी मैं बता देता हूँ। अगर मटेरियल ऑर्थोट्रॉपिक है, मटेरियल कैसा है, ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक मतलब इस प्रकार का मटेरियल जिसके सिर्फ 2 एक्सिस के, मतलब 2 एक्सिस के मटेरियल सेम, मतलब लंबवत जो मटे है उसमें मटेरियल सेम, मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में तो उसके जो प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो तो सेम है, लेकिन जेड डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार के मटेरियल की जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है तो इसके लिए जो इलास्टिक कांस्टेंट जरूरत होती है वो होती है 9। तो इसके लिए क्या होती है 9। तो मतलब अगर मटेरियल ऑर्थोट्रॉपिक है तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, 9 होते हैं। लेकिन अगर मटेरियल एनिसोट्रॉपिक है, मटेरियल कैसा है, एनिसोट्रॉपिक, मतलब इस प्रकार का मटेरियल जिसके सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ अलग अलग, मतलब एक्स डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, वाई डायरेक्शन में अलग हैं और जेड डायरेक्शन में एकदम अलग हैं। तो इस कंडीशन में जो उसके नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं 21। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार तीनों याद रख लीजिए, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर अ गिवन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब जी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, एंड द पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो देन द वॉल्यूम ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं इक्वल टू क्या होता है, ठीक, ई इक्वल टू होता है 2g1 प्लस म्यू होता है, 2g1 प्लस म्यू। तो रख दीजिए 2, ई की वैल्यू कितनी दी है, ई की वैल्यू 2 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी दी है 100, 1 प्लस म्यू 1 प्लस 0.25, तो जाएगा 1.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2.5 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 250। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 250। सीधा सीधा फार्मूला रखना था। ठीक, ये क्वेश्चन जो होते हैं यूपीआर में बहुत पूछे जाते हैं। 2014 में भी इसके 3 क्वेश्चन आए थे और 2016 में भी इसी फार्मूले पे 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक, कोई और फार्मूले नहीं, इसी फार्मूले पे बदल के। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Which one of the following is correct in respect of Poisson's ratio limit for an isotropic elastic solid? आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, यानी सीधे सीधे में पूछा पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है। तो कुछ पदार्थों के लिए मैं पॉइजन रेशियो की वैल्यू बता देता हूँ। देखिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू, पॉइजन रेशियो म्यू की जो वैल्यू होती है ये -1 से लेकर के 0.5 तक हो सकती है ओवरऑल, मतलब किसी मटेरियल के लिए क्या होती है, -1 से लेकर के 0.5 तक हो सकती है। लेकिन हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो विभिन्न मटेरियल यूज होते हैं उनके लिए जो होता है म्यू की वैल्यू 0 से लेके 0.5 तक होती है। ठीक, मोस्टली जो मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल यूज होते हैं उनके लिए। ठीक, जो कॉर्क होता है, कॉर्क मतलब कॉर्क के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0 होती है। किसके लिए, कॉर्क के लिए। ठीक, ग्लास के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0.05 होती है। ठीक, और कंक्रीट के लिए क्या होती है,
कंक्रीट के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू होती है, कंक्रीट के लिए म्यू की वैल्यू होती है 0.1 से लेकर 0.2 तक होती है। और अगर मटेरियल इलास्टिक है तो इलास्टिक मटेरियल के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है, इलास्टिक मटेरियल की होती है 0.25 से लेकर के होता है लगभग 0.42 तक होता है। ओके। और रबर जो परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जैसे रबर है, उसके लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है 0.5 होती है। ठीक, जो परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है। ठीक, तो जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए ये क्या हो जाएगा, हम तो इन्होंने आंसर पूछा है आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, मैंने आपको बताया कि इसकी जो वैल्यू थी 0.25 से लेकर 0.42 तक होती है। देखिए -∞ से +∞ तक तो नहीं होगी, 0.4 की वैल्यू कितनी 0.25 हो गई और 1/3 की वैल्यू 0.33 हो गई। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर के करीब है। ठीक, -1 तक तो नहीं होती है और माइनस में नहीं होती, तो यही आंसर आपका सही है। ये अप्रॉक्स आंसर सही है, दिए गए आंसर में जो कब से करेक्ट आंसर वो यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है E, G, K and mu represent the elastic modulus, shear modulus, bulk modulus and Poisson ratio respectively of a linearly elastic, isotropic and homogeneous material. To express the stress strain relation completely, the material of at least, मतलब इनमें से एक मतलब किसी पदार्थ के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पूरी तरह से वर्णन करने के लिए इनमें से कितने कांस्टेंट ज्ञात होना जरूरी है। ठीक, तो देखिए पहले कहा है E, G and mu must be known, E, K and mu must be known, एनी 2 और ऑफ 4 मस्ट बी नो, इनमें से कोई 4 में से कोई 2 भी पता चल जाएगा। ऑल द 4 मस्ट बी नो, चारों ज्ञात होना चाहिए। देखिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो कैसे हैं, E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, इसमें से अगर हमको कोई 2 ज्ञात हैं तो हम लोग तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, इसमें ठीक इसमें से भी कोई अगर 2 ज्ञात है तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। और 1 इक्वल टू 9A इक्वल टू ठीक 1K/3G, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को देखिए इसमें से कोई भी 2 ज्ञात होगा तो हम लोग बाकी चारों निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया एनी 2 ऑफ द 4 मस्ट बी नोन, इन चारों में से कोई भी 2 ज्ञात होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। If the ratio G/E is 0.4 then what is the value of Poisson ratio? G और E की वैल्यू दे रखी, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है 3G1 प्लस 3G1 माइनस 2G1 प्लस म्यू, सॉरी क्या होता है, फार्मूला होता है E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। तो इन्होंने दे रखा है कि G/E की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी 0.4। ठीक, तो और म्यू की वैल्यू इन्होंने निकाली है। तो E इक्वल टू क्या लिखा, G/E इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 0.4, तो हम लोग G की यहाँ लिख सकते हैं 0.4E है ना। तो E इक्वल टू 2 इंटू 0.4E 1 प्लस म्यू। ठीक, तो E से E कैंसिल हो गया, तो जगह 0.8 तो 1/0.8 ऐसे कहते हैं 10/8, और यहाँ पे 1 है -1 कर दीजिए तो जाएगा कितना 2/8, आंसर हो जाएगा 2/8 मतलब 1/4 मतलब 0.25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.25। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कॉपर रॉड 400 mm लॉन्ग इज पुल्ड इन टेंशन ऑफ टू अ लेंथ ऑफ 401.2 mm बाय अप्लाइंग अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 300। ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। इफ द डिफॉर्मेशन इज एंटायरली इलास्टिक द यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। और देखिए ये क्या है, यल है, इनिशियल यल है, फाइनल यल कितना है इसमें 1.2 है। तो इसमें डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों घटा देंगे इन दोनों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 mm हो जाएगा। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा/यल होती है। तो मतलब 1.2 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 400, ये हो गया। तो
तो हम जानते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट ई इक्वल टू क्या था, सिग्मा अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब 330 डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 1.2 डिवाइडेड बाय 400। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसको 400 ऊपर चला जाएगा, इसका डिवाइड हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 110 GPa। क्या हो जाएगा इसका आंसर 110 GPa, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा 110 GPa। GPa देखिए 1 MPa इक्वल टू होता है 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अगर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो ये 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 GPa बराबर क्या होता है, 1 GPa बराबर होता है 1 GPa बराबर होता है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और mm स्क्वायर में लिखना चाहें तो 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं हम लोग 10⁻³ MPa। तो इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसिडर द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल आर फाउंड टू बी 60 and 140 respectively, then elastic modulus is nearly 200 GPa। ठीक है ना, देखिए ये दिया है 60 GPa एंड 140 GPa, लेकिन इन्होंने कहा है बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, मतलब G एंड K की वैल्यू इन्होंने दे रखी है फाउंड टू बी रेस्पेक्टिव। देन इलास्टिक मॉडुलस E की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं क्या है कि 9/E इक्वल टू क्या होता है, 9/E इक्वल टू 1/K प्लस 3/G। तो इसमें फार्मूले में रख दीजिए तो E की वैल्यू आ जाएगी। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, E की वैल्यू आएगी लगभग 157.5। तो इन्होंने कहा है इलास्टिक मॉडुलस इस नियरली 200 GPa, ठीक। तो इन्होंने क्या, पहला ही कथन हम लोग का गलत हो गया ये। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला कथन ले लेते हैं। पहला कथन गलत है। दूसरा, पॉइजन रेशियो इज नियरली 0.3। तो देखिए इन्होंने कहा है ये G और ये इसकी वैल्यू दे रखी है, तो पॉइजन रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है 2G 1 + μ इक्वल टू 3K 1 - 2 μ। तो देखिए 2 × G की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 60 और K की वैल्यू दे रखी है 140। तो देखिए यहाँ पे G की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे K की वैल्यू रख दीजिए, सिर्फ बचेगा हम लोग का म्यू। तो इससे म्यू को निकल आएगा, तो म्यू जो इससे आंसर निकल के आपका आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.31, लगभग उसका आंसर 0.31 आएगा। तो इन्होंने दूसरा कथन जो क्या कहा है, पॉइजन रेशियो इज नियरली 0.3। तो हाँ, ये कथन सही है, पहला गलत दूसरा सही। तो पहला जब गलत होगा तो जिसमें हट गया तो इसको हटा दो, तो दूसरा सही, तो इसमें से ये इन दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है। तो इलास्टिक मॉडुलस इज नियरली 158 GPa। अभी हम लोगों ने इलास्टिक मॉडुलस निकाला था, उसकी वैल्यू 157 आई थी, तो तीसरा कथन सही है। चौथा, पॉइसन रेशियो इज नियरली 0.25, अभी निकाला तो गलत है, ठीक। तो 0.3, ये दोनों सही हैं, तो दूसरा तीसरा कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा D। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था आज के लिए आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर, जिसमें हमने आपको अब इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेस स्ट्रेन संबंधित सवालों को सॉल्व कराया। अगले वाले चैप्टर में आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मोहर सर्कल से संबंधित सवालों को सॉल्व कराऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला करके आपकी तैयारी कराता हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। यदि आपको और भी क्वेश्चन सीरीज़ देखनी है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके सारे लेक्चर्स मैंने तैयार कर दिए हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लिंक में ही भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।